स्वागत है। अभी दो चार बातें आप लोगों से कहनी, क्योंकि अंदर हम ये बात नहीं कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि शो शुरू हो चुका है दरअसल, और हम शो के बीच में घुसेंगे। कुछ इसी तरह की तैयारी की गई है इस वर्कशॉप में कि हम जाकर बैठते हैं, फिर पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, फिर शो शुरू होता है। यहाँ पर इस वर्कशॉप में ये किया गया है कि नाटक शुरू हो चुका है। आपको ये बता दूं कि ये आज जो प्रस्तुति होने वाली है, ये 30 दिनों तक एक वर्कशॉप चला है और अलग अलग जगह से, लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर, बिहार, उत्तराखंड, कई जगह से लोग पार्टिसिपेंट आए हैं और इस 30 दिनों तक यहाँ रहकर इन लोगों ने ये वर्कशॉप किया है। मुझे खुशी है कि इस वर्कशॉप में हमारे जो एक्सपर्ट रहे उनमें से दो हमारे बीच मौजूद हैं, श्री अमित बनर्जी दादा, श्री मनीष मित्रा दादा और गगनदीप, जो गगनदीप नहीं आई हैं। गगनदीप आज उड़ीसा गई हैं, वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। और इस नाटक के निर्देशक, उनसे आपकी मुलाकात शो के बाद ही हो पाएगी। इस नाटक का निर्देशन किया है डॉक्टर गौरव दास ने। तो ये टोटल ये जो प्रोडक्शन है ये वर्कशॉप बेस्ड है। ये एनएसडी के साथ मिलकर ये वर्कशॉप किया गया है। एनएसडी ने इस वर्कशॉप को फाइनेंस किया है। 30 दिनों तक चला है, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। एक अलग तरह का नाटक है। नाटक मैंने ही लिखा है, दफ्तर। अभी दफ्तर अब क्या है, ये तो आप अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा कि दफ्तर क्या है। तो अच्छी बात यह है कि कलकत्ता में हिंदी थिएटर के लिए एनएसडी ने ये जो एक्सटेंशन प्रोग्राम का सपोर्ट हमें दिया और हिंदी में इस तरह का एक वर्कशॉप बेस्ड प्रोडक्शन तैयार हुआ है, तो हमें बड़ी खुशी है। हम शुक्रगुजार हैं एनएसडी के भी, हम अपने एक्सपर्ट के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना समय निकाल के इन बच्चों को दिया। और गौरव के तो ख़ास तौर पर हम शुक्रगुजार हैं कि उसने बहुत समय दिया और उस प्रोडक्शन को तैयार करने में अपनी पूरी, जैसे हमारी पूरी मदद की है। तो आइए हम नाटक देखने चलते हैं। हम दरवाज़ा धीरे से खोलेंगे और चूँकि नाटक शुरू हो चुका है। আপনি না ওই দিকটা চলে যাবেন, আপনি না কেবল ওই দিকটা চলে যাবেন। জায়গা আছে। না অনেক জায়গা আছে। হ্যাঁ এখানে বসো। সামনে চলে আসো। চলে যাবে।
स्वाधीन भारत के ललितपुर थाना बार अंतर्गत ग्राम गलियान में रहने वाले उम्र 45 जाति से किसान दयाराम हाजिर हो। दयाराम का समय तो अभी पूरा नहीं हुआ। अरे इसे क्यों उठा लाए मूर्ख? चित्रगुप्त जी, मैं क्या करता, इसी ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। जबरदस्ती? मतलब जब मैं इसके खेत के बगल से गुजर रहा था तो देखा
ये सर पटक पटक के रो रहा था। मैं इसके पास गया और रुक गया और इसके रोने की वजह पूछने लगा। बातचीत के दौरान जब इसे पता चला कि मैं आपका दूध हूं, फिर क्या, ये मेरी गर्दन पर लटक गया और कहने लगा इसके दुखों से मैं ही इसे मुक्ति दिला सकता। नहीं, मैंने बार बार कहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी और लटका ही रहा। फिर मैं क्या करता, इसके खेत वाले पेड़ से इसे लटकाया और अपने साथ यहाँ ले आया। समझा नहीं? अरे पगले, ये तो तूने अनर्थ कर दिया। इससे पहले कि इसके घर वाले इसकी देह को अग्निदेव के हवाले कर दे, जा इसे वापस इसकी देह में वापस सौंप कर आ। नहीं चित्रगुप्ती, नहीं, ऐसा अत्याचार ना करे, बल्कि आपसे विनती है कि आप मेरे घर वालों को भी यही बुला ले, आपका बड़ा एहसान होगा। नहीं दयाराम, हम ऐसा नहीं कर सकते। दयाराम, तुम्हारी परेशानी क्या है जो तुमने ऐसा किया? साहब जी, परेशानी नहीं, हम किसानों की मजबूरी कहिए इसे। धूल कंकड़ मिट्टी बारिश आंधी धक्कड़ सब सहने हैं रातों की नींद गिरवी रखकर। धूल कंकड़ मिट्टी धूप बारिश आंधी धक्कड़ सब सहते हैं रातों की नींद गिरवी रखकर। धूल कंकड़ मिट्टी धूप बारिश आंधी धक्कर सब सहते हैं रातों की नींद गिरवी रखकर। धूल कंकड़ मिट्टी धूप बारिश आंधी धक्कर सब सहते हैं रातों की नींद गिरवी रखकर। फिर भी मिलती नहीं सही कीमत फसल की। अपने परिवार और बच्चों का पेट भी नहीं भर पाते। तभी तो हम फांसी के फंदों पे लटक कर झूल जाते हैं। बारिश आंधी धक्कर सब सहते हैं रातों की नींद गिरवी रखकर। धूल कंकड़ मिट्टी बारिश आंधी धक्कर सब सहते हैं रातों की नींद गिरवी रखकर। नेता साहूकार सब अपने घर में मौज में चैन की नींद खूब सोते हैं। साहब, इनके पेट भरे होते हैं। हाँ, इनके पेट भरे होते हैं। और हम गरीब जिंदगी भर इनके गम धोते घिसटते रहते हैं। फिर आप ही बताइए, रोटी के सपने में खोए भूख से मरते, हम जीना ही क्यों चाहे? हम जीना ही क्यों चाहे? धूल कंकड़ मिट्टी धूप बारिश आंधी धक्कर सब सहते हैं रातों की नींद गिरवी रखकर। खामोश! हमारे हाथ नियम से बंधे हैं। दयाराम, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। दयाराम को वापस धरती पर छोड़ा जाए और इसे असमय यहाँ लाने वाले दूत को यह सजा दी जाती है
कि वो 1 साल तक धरती पर रहकर किसानों के साथ खेती करने में इसकी मदद करे। नहीं। अब अगले जीव को पेश किया जाए। विकास खंड बगोली के ग्राम पंचायत हरापट्टी के टोला संजोली में बसने वाले उन 40 जाति से चमार शेख अलाउद्दीन अपनी माँ, पत्नी और बच्चे के साथ हाजिर हो। शेख अलाउद्दीन हाजिर हो। शेख अलाउद्दीन हाजिर हो। शेख अलाउद्दीन हाजिर हो। अरे आ जाओ। कहाँ? कहा? यहाँ अलाउद्दीन, फारिदा, शहनाज, नासिर, असद। एक साथ इतने लोग? चित्रगुप्त, ये क्या है? महाराज, इन सब लोगों की मृत्यु एक साथ ही लिखी थी। हाँ महाराज, इन लोग को लाने में मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाँ महाराज, हमारे बेचारे इस दूत को इनके इन जीवों ने बंधी बना लिया और कहने लगे कि हमने तो बस रोटी मांगी थी और तुम्हारे देवता यानी आप महाराज, आपने इनका घर ही जला दिया और कहने लगे अब तुम भी भूख का मजा चखो। किसने कहा? मैंने लगाई आग? इन्होंने महाराज, इन लोगों ने। हे मृत्यु के देवता, ये देख, ये मेरी माँ है और ये मेरे बच्चों की माँ, ये मेरे बच्चे। महाराज, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि रोटी पसीने से आती है। सिखाया माँ ने रोटी आती है पसीने से। 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 मगर उसकी हिफाजत का काम बहुत मुश्किल होता है। जरूरत पड़ने पर उसके लिए खून जलाना पड़ता है। सिखाया माँ ने रोटी आती है खून जलाने से। सिखाया माँ ने रोटी आती है
पसीना बहा दिया, खून भी जलाया। बहाया पसीना हमने, जलाया खून सारा। बहाया पसीना हमने, जलाया खून सारा। मगर रोटी नहीं आई। बोलो, कहाँ गई रोटी? रोटी नहीं मिली रे भैया, रोटी नहीं मिली। रोटी नहीं मिली रे भैया, रोटी नहीं मिली। जात पात की आड़ में तुमने हमें ये संगीने, ये गोलियां दी, मगर फिर भी हमें रोटी नहीं मिली। रोटी नहीं मिली रे भैया, रोटी नहीं मिली रे भैया, रोटी नहीं मिली रे भैया, रोटी नहीं मिली। हम 4 दिनों से भूखे थे, दंगे की वजह से अपनी झोपड़ी में छिपे हुए थे। रोटी नहीं मिली रे भैया, रोटी नहीं मिली। रोटी नहीं मिली रे भैया, रोटी नहीं मिली। मेरी माँ और मेरे बच्चों के लिए भूख जब बर्दाश्त के बाहर हुई तो मैंने लोगों से रोटी मांगी, और लोगों ने चूल्हे की जगह मेरा घर ही सुलगा दिया। रे भैया, रोटी नहीं मिली रे भैया, रोटी नहीं मिली। रोटी नहीं मिली रे भैया, रोटी नहीं मिली। देखिए सब कैसे हट गए हैं। तेरी झोपड़ी का कोई दवा है? ये लोग रोटी है, कौन इसको कहेगा इन्हें रोटी? और आप सब भी क्या ऐसे ही रोटी खाते हैं? इस तरह पकने के लिए आपके यहाँ कितने प्राणी बचे हैं? अच्छा छोड़िए, चलिए हम भी देखते हैं आपके यहाँ कैसी बनती है रोटी। कैसी लगती है रोटी? रोटी नहीं मिली रे भैया, रोटी नहीं मिली। रोटी नहीं मिली रे भैया, रोटी नहीं मिली। त्रिलोकनाथ ने धरती ऐसी तो ना बनाई थी, अब हमें स्वयं शर्मिंदगी हो रही है ये सब देखकर। चित्रगुप्त जी कृपया नोट करें, उन सब दुष्टों के यहाँ आने पर सीधे गरम कढ़ाई में ही डाला जाए। जी महाराज। इन सबको ले जाकर इंद्रलोक के सरोवर में स्नान करवाओ, इनकी आत्मा पर पड़ी कलिक दूर हो जाएगी और आत्मा जगमग हो जाएगी।
लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। छोड़ता बाज, बन उठाए सांप, वो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब बेभूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। सुंदर दिखने लगता है। ये कौन है? चित्रगुप्त, ये कौन है? अरे महाराज, हे जीव, आपका नाम क्या है और आप यहाँ बीच में कहां से टपक गए? मेरा नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है चित्रगुप्त जी। ওরে বাবা, সর্বস্ব দয়াল ছকছে না। मैं कवि हूँ। ओ तेरी, अरे कवि महोदय, आपको 3 दिन पहले यहाँ लाया गया था, अब कहाँ गायब हो गए थे? चारों तरफ आपकी तलाश हो रही थी। क्या है? चित्रगुप्त जी, ये क्या चल रहा है यहाँ? ये मित्रलोक वाली अनुशासनहीनता यहाँ कैसे हो गई? महाराज, ये सब लॉकडाउन का असर है। क्या बकवास है ये? लगता है आपका रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। कहिए कवि जी, आप कहाँ गायब हो गए थे? यहाँ की व्यवस्था को खराब करना क्या आपको शोभा देता है? सुनिए यमराज, घने कोहरे से ढकी वीरान वादी में जब मैं दबे पैरों टहल रहा था कि अचानक लगा जैसे मेरे प्राण कोटर में बैठे पक्षी के पंख फड़फड़ाने लगे। अंधेरी छाया लगी हिलने, मेरी सांसें लड़खड़ाने लगी, सिर झुकने लगा। तो मैं समझ गया कि अब मैं नहीं हूं शेष। फिर लगा जैसे द्वार चरमराए अंधगृहवासी मौन सन्यासी जैसा कोई शून्य टटोल टटोल मेरी तरफ अपनी बाहें बढ़ा रहा है। तो मैं समझ गया कि आपका आदमी आ गया। मैंने उससे पूछा, आ गए तुम? लेकिन वो बिना कुछ कहे मुझे यहां ले आया। सारे रास्ते एक खामोश रहा। लेकिन सुनिए यमराज, बिना कुछ कहे ना तो मुझे मरना पसंद था और ना ही बिना कुछ कहे मुझे यहां रहना पसंद होगा। बिना कुछ कहे सांसें घुटती है मेरी। अब क्या हमारे लाश को भी नाटकीय पोशाक पहना कर नचाएंगे? कवि हूं मैं, विद्रोह स्वभाव है मेरा, लीक पर नहीं चल सकता, इसलिए आपके इस लोक का चक्कर लगा रहा था। देखो कवि, यहाँ सबके लिए एक सा नियम है, उसे ही मानकर सबको चलना पड़ता है। यहाँ आपका विद्रोह या कविता नहीं चलेगी। क्षमा कीजिएगा यमराज, मैं नहीं कहता कि आपके नियम नहीं चलेंगे, ये सभी मानते हैं, मैं भी मान लूंगा। लेकिन यहाँ पैर रखने की कोई ऐसी जगह तो हो, एक अंगुल भूमि भी मुझे ऐसी मिले जहां मैं जो हूं वही बनकर खड़ा रह सकूं, एक क्षण को ही सही सिर उठा सकूं, जो सत्य समझो उसे देखूं, सुनूं और कह सकूं। क्या ये बहुत बड़ी बात मैंने कह दी? और जितना भी असंभव है, दूसरों की दृष्टि से हमें खुद को देखना इतना जरूरी है। मैं कुछ नहीं। ये आप क्या कहते जा रहे हैं कवि महोदय?
ये मृत्यु लोक नहीं जहाँ भेदभाव हो। यहाँ तो चतुर्दिक सत्य का ही निवास है। यहाँ सभी को उनके कर्मों के आधार पर फल मिलता है। कवि महोदय। चित्रगुप्त जी, पता है, मगर क्या आपको पता है कि हमारे कर्मों को यहीं से कंट्रोल किया जाता है? मैं बहरा था क्योंकि आप अनसुनी करते रहे। मैं अंधा था क्योंकि आप अनदेखी कराने के लिए मजबूर करते रहे। फिर ऐसा होने लगा कि पैरों तले का सांप तक मुझे दिखाई देना बंद हो गया। मरण शैया की पुकारे, रातों की चीख, लवारिस कराहे, सब सुनना बंद हो गया। वहां रहना न रहने की तरह हो गया। तो मैं यहां चला आया, उस बूझी वीरान वादी में स्वयं अपनी समाधि पर जैसे दीप जलाया। चित्रगुप्त जी के खाते में आपकी ये सारी बातें दर्ज है, लेकिन यहाँ आने के बाद अब कहाँ गायब रहे हैं ये दर्ज नहीं है। कृपया उस पर रोशनी डालिए। आपके थके हारे दूध का हाथ छुड़ाकर मैं यहां से दूसरी तरफ निकल गया और सोचा कुछ लिखूं। लेकिन जब जब मैंने ये कलम उठाई, कोरे कागज पर एक लंबी चोंच वाली चिड़िया आकर बैठ जाती, मगर वो चिड़िया ना तो चोंच खोलती ना फुदकती बोलती, बस हिलती जाती। उसने ना तो अपना नाम बताया ना कुछ काम करती। फिर भी सुबह को शाम बना दे रही। यूं ही बस यूं ही मन उगता जाता, दिन डूबता जाता और उगते उगते मैं यहाँ आ पहुंचा। धन्य है कवि, कवि को सरोवर का किनारे अब दे दिया जाए जहाँ ये अपनी कविताएं करते रहेंगे और वहां रह रही दूसरी आत्माओं को भी सुनाते रहेंगे। क्यों? ठीक है ना कवि? अब तो कोई पीड़ा नहीं। पास से गुजर जाती है। अक्सर एक नदी मेरे सामने भर जाती है। अक्सर एक नाव तट से टकराती है। अक्सर एक लेक दूर पार से बुलाती है। मैं जहां होता हूं वहां से चल पड़ता हूं। अक्सर एक प्रतिमा धूल में बन जाती है। चांद जेब में पड़ा हुआ मिलता है। सूरज को गिलहरी पेड़ पर बैठे खाती है। अक्सर दुनिया मटर का दाना हो जाती है। अक्सर हथेली पर पूरी बस जाती है। मैं जहां होता हूं वहां से चल पड़ता हूं। अक्सर एक रात चींटी सी रेंगती हुई आती है। अक्सर एक हंसी हल्का झूठा सा लगता है। अक्सर एक दृष्टि कंटोल सा लगाती है। अक्सर एक बात पर्वत सी खड़ी होती है। कपड़े पहनाती है। मैं जहां होता हूं वहां से चल पड़ता हूं।
अक्सर एक व्यथा यात्रा बन जाती है। अक्सर एक व्यथा यात्रा बन जाती है। बस यमलोक तक ही ला सकता हूँ। नहीं लेके जा सकता, मुझे लेके चल। ये मेरे को लेके चल नरक, मुझे नरक जाना है। किस तरफ है? अरे महाराज नहीं, महाराज। ये कौन है? ये कौन है? यही तो है महाराज। ये महाराज है? महाराज मिल गया, महाराज। अरे कौन है ये? महाराज, ये स्वाधीन भारत के पश्चिम बंगाल के कलकत्ते के संतोषपुर का अरुचिंतन आर्ट सेंटर का चपरासी है। मैं चपरासी हूँ, मुझे नरक जाना है। मुझे नरक भेज दीजिए महाराज। ये पता भी है नरक में क्या होता है? अरे क्या होता है बोलिए ना। अरे वहाँ तुझे आग में भूना जाएगा। ठीक है। अरे वहाँ तुझे तेल के बड़े बड़े कड़ाहों में तला जाएगा। महिलाएं तलेगी ना। अरे इतने बड़े बड़े भालों बर्छों से छेदा जाएगा। आप भी कमाल करते चित्रगुप्त जी। अरे जब देह नहीं रहेगा तो छेदेगी कैसे? श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई छेद भी नहीं कर सकता। वाह, सही कहा तुमने। अगर दंड के डर को निकाल दिया जाए तो दुनिया की सारी रंगीनियां नरक में मौजूद है। तुम्हें तो पता है, मुझे भी पता है। अरे ब्लू फिल्म बनाने वाले लोग, अर्धनग्न चित्र बनाने वाले चित्रकार, कवि, आय हाय हाय वो बॉलीवुड की नायिकाएं, आय हाय। जब प्यार किया तो डरना, जब प्यार किया तो डरना, जब प्यार किया तो डरना। अरे फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, वही तो मिलेगा। नरक छोड़ दीजिए महाराज। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। चित्रगुप्त, आज की कार्रवाई को अभी यही रोका जाए। मैं जा रहा हूँ सोमरस पीने। महाराज नरक का क्या होगा महाराज? जब महाराज तुमसे भी एक काम ठीक से नहीं होता। महाराज मैं भी। अब मैं क्या करूं? अब इसका क्या करूं? ओए, सोमरस क्या है? मुझे क्या पता? अरे बोलना, क्या है सोमरस? हाँ पता है मुझे। क्या है? तुम लोग की भाषा में ये है। हाय हाय सोमरस पिएंगे भाई। मेरे को लेके चल। नहीं सोमरस पीना है। भाई सुन। नहीं प्लीज भाई। नहीं। हम लोग में तेरा कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है? हाँ वो नहीं। भाई सुन। मैं तेरे को यहाँ तक लेके आया। हाँ? अब तू मेरे को लेके चल। नहीं महाराज है। महाराज
शरीर में बची बाकी चीजों को। छोड़ती कुछ भी नहीं है ये भूख। रिश्तों को खाती है, माँ का हो, बहन या बच्चे। बच्चे तो उसे बेहद पसंद है, जिन्हें वो सबसे पहले बड़ी तेजी से खाती। हे प्रभु, अब ये कौन है? मैं उनका परम भक्त हूँ। किस देवता के भक्त हो? देवता नहीं, कवि नरेश सक्सेना जी का भक्त हूँ। आज कवि दिवस है क्या चित्रगुप्त? ऐसे किसी दिवस का पालन यहाँ तो नहीं किया जाता महाराज। ये सब तो पृथ्वी पर होता है। लगता है आज ही सब अजीबोगरीब बातें होनी है। इस भक्त महोदय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए चित्रगुप्त जी। महाराज, ये स्वाधीन भारत के पूर्णिया जिला के सूबा बिहार के सिवान में स्थित थाना धमदाहा बस्ती रुपौली में रहने वाले मास्टर बाबूजी हैं। मास्टर बाबूजी है? जी हाँ महाराज, इसकी माँ ने इसका यही नाम रखा था। ये जाति से कायस्थ है और पेशे से प्राइमरी स्कूल का मास्टर। उम्र बस 40। अरे बाबू रे, तू भी आ गया रे। अरे आजा मेरे लाल, मुझे पता था तू अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। माते, कृपया करके शांत हो जाइए। अदालती कार्रवाई में विघ्न मत डालिए। हाँ तो बाबू, सच सच बतला, कैसे मारा तू? बुखार, कालाजार से या प्लेग महामारी से? कैसे मारा तू? सच सच बतला। महाराज, जो कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। हम ऐसे किसी व्याधि का नाम ही नहीं जानते जितना आपने अभी जिक्र किया। तो फिर कैसे मरा तू? पेचिश बधच भी अकाल से या भूख से? सावधान महाराज, नाम मत लीजिएगा हमारे समक्ष, फिर कभी भूख का। माई शांत हो जा, इन्हें नहीं पता ना कि हम गरीब कैसे मरते हैं, इसीलिए बेचारे पूछ रहे हैं। महाराज ये जो हमारी माई है ना, ये हमको बचपन से कहती आई थी कि बेटा, जैसे जन्म के बाद मृत्यु आती है और दिन के बाद रात होती है ना, वैसे हर चीज का एक चक्र चलता है। हमारे भी दिन फिरेंगे, अभी जैसे है ना, उससे कुछ अलग दिन होंगे हमारे। बदलते दिनों के एहसास में हमें कहीं भी पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। सुख नाम की चिड़िया आंगन में आती, अपना दुख का समझ पाती। ओ, तो सुख के इंतजार में मरे तुम, यह भी कोई मरने का कारण हुआ? यमराज, अब बस कर। जो मुंह में आ रहा बके जा रहा ले। तेरी माँ ने तेरे कान नहीं खींचे कभी, तभी तो इतना बक बक किए जा रहा है। ए माई, शांत हो जा, शांत हो जा। आजा, आज
इनको तो सारी दुनिया का हिसाब किताब करना होता है ना माई। शांत हो जा। महाराज, मेरी माई को माफी दे दो। दरअसल सब कुछ के साथ समझौता करते करते माई को डांटने की आदत हो चुकी। और वैसे भी हम गरीबों का मरने का कारण तो ये बड़ी किताब वाले आपको बताएंगे। आप इन्हीं से पूछ लीजिए। क्यों मुनीम जी, आपके बड़ी खाते में हमारा हिसाब नहीं है क्या? या फिर यहाँ भी हमें गरीब समझकर कोने में बिठा दिया जाता है वोट के? चुनाव आने तक और फिर चुनाव खत्म होने तक हमारी किस्मत भी खत्म हो। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ बाबूराम। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य प्राणियों को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क अलॉट करते आ रहे हैं। महामहिम नरकेश्वर महाराज, इस जीव के प्राण तो सरलता पूर्वक बड़े ही आराम से निकले हैं। आराम से सरलता पूर्वक आराम से सरलता पूर्वक आराम से। ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ कोई इस तरह ठास लगाते हुए हमारा उपहास करे। क्षमा कीजिए प्रभु। हम गरीबों का तो रोज ही उपवास उड़ाया जाता है। हर पल अभी हम थोड़ा सा हंस लिए तो आप परेशान हो लिए। चलिए बताइए, हमारे कर्मों का क्या फल है? कर्म भी आपने लिखे हैं और फल भी आप ही देंगे। अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए हम जैसे खिलौनों को बनाकर आप खुश हो जाते हैं। और हम जिंदगी के जोकर बनकर जिंदगी के जोकर बनकर बिना घर बार के बस डोलते रहते हैं। कभी इधर से उधर तो कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर तो कभी उधर से इधर। तो महाराज, कहिए, अब हमें गर्म कढ़ाई में डाला जाएगा या फिर कांटों से जिस्म को छलनी किया जाए? सब सजा स्वीकार है। हम तो आदी है इस सब के। ये क्या सभ्यता है चित्रगुप्त? क्षमा कीजिएगा प्रभु, असभ्य नहीं है हम। जमाना जैसा बनाएगा वैसा ही बनूंगा। क्या करूं? आपने मेरे होंठ सिले, मुझे बेबस किया कि मैं अपने अंतःकरण की आवाज को गिरवी रख दूं मालिकों के पास। तब भी क्या करूं? आत्मा नहीं मरी है मेरी, और आप उसकी आवाज आप तक पहुंच रही। क्षमा कर दीजिए मुझे एक बार पुनः प्रभु। ये मैं नहीं, मेरी आत्मा बोल रही है। और इस आवाज से भी आप ना जागे तो ये आपकी मर्जी, किंतु ये किसी दिन आपको जगाएगी जरूर। और जिस दिन आप इसे सुन पाएंगे, शायद खुद से शर्मिंदा होने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा।
पृथ्वीवासी अब इस तरह बात करेंगे हमसे? कोई डर नहीं इनमें। मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि बेटा, दक्षिण की ओर पैर कर कर मत सोना कभी। वो मृत्यु की दिशा होती है और यमराज को नाराज करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था। माँ की समझाइश के बाद मैं दक्षिण की ओर पैर करके कभी नहीं सोया। और इससे मुझे इतना फायदा तो जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना ही नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक चला और हमेशा माँ की कही हुई बात याद रखी। पर दक्षिण को लाभ देना संभव नहीं था। अगर छोर तक पहुंच पाना संभव होता तो यमराज का घर देख लेता उसी समय। फिर अचानक माँ को हर दिशा में दक्षिण दिशा में। बेटा, लगता वो लोग मुझे लेने आ गए। बेटा, लगता वो लोग मुझे लेने आ गए। वो लोग मुझे लेने आ गए। बेटा, अब यमराज का घर वो नहीं था जो माँ जानती थी, जो मुझे सिखाया गया था। अब जिस ओर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा बन जाती और हर दिशा में यमराज यानी आप आलीशान महल, सभी में आप अपने दहकते हुए आंखों के साथ विराजते। हमारे स्कूल में भी आप विराज गए मालिकों की ओर से। और एक दिन माँ अचानक गायब हो, फिर मेरे बच्चे गायब हो गए, मेरी पत्नी भी। और अब मैं भी यहाँ चला आया। पर यहाँ मेरी माँ तो दिख रही है, पर मेरे बच्चे और मेरे पत्नी कहाँ? आज की कार्रवाई को अब यही रोका जाए, अब और नहीं। घर दस्तखत कराने गया और वो देखो आप सब, यहाँ से कितना साफ साफ दिख रहा है। नदियां कुओं के लिए महाकाव्य लिखने में व्यस्त है। अद्भुत है सब, हर खूबसूरत, हर नायाब चीज डरावनी लगने लगी। मैं भी अपने पुरखों की तरह वर्षों से अभिशप्त हूँ उपेक्षित किए जाने के लिए। आप भी उपेक्षित कर सकते हैं मुझे, ये सभा स्थगित कर सकते हैं। शिकायत का साहस न पहले था न अब।
भले देवता और उसकी मुनीम को कोसे जा रहे हो। अरे भाई अब तो हमरे भी सर में दर्द हुई का भाई, इतना सारा दुख सुनकर। हाँ, सब मिलकर जैसे गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं। अरे तनिक देवता को खुश करे के खातिर नरेश सक्सेना जी के कविता पे कुछ गाना बजाना हुई जाए। अरे आप भी तो सब बुढ़िया गए हो, हुई जाएगा। हाँ, अरे जोर से बोल। अरे सही से बोलो सा। अरे जोर से बोल। अरे बोल। ऐसा नहीं बोल, जोर से बोल। रे जोर से रे बोल। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। बोल गिरना हो तो अरे बोलो। अरे बजाने वाला अरे नरक में जल्दी से। अरे गिरना हो तो अरे घर में गिरो, घर में ही गिरेंगे। अरे बाहर मत गिरो। अरे आगे बोलो। अरे गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। अरे गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो, आंखों में गिरो। चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो, आंखों में गिरो। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। चिट्ठी में बचे रहो, आंखों में बचे रहो, शब्दों में गिरो। शब्दों में बचे रहो, हाथों में गिरो। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। जोर से गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। यही सोच कर गिरा थी असर कर कमै, यही सोच कर गिरा थी असर कर कमै। 5.5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा मैं, 5.5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा मैं। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। ये चीजों के गिरने के नियम मनुष्य के गिरने पर लागू हो गए हैं। अगर गाना बजाना हो ही रहा है महाराज, तो क्यों ना ललिता दासी को भी बुला लिया जाए। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। हर वजन के लोग खाए पिए और अघाए लोग, हम लोग और तुम लोग एक साथ एक गति से एक ही दिशा में गिरते नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, गिरते नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, गिरते नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। यही सोच करे गिरा की औसत कद कमै, यही सोच करे गिरा की औसत कद कमै। 5.5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा मैं,
सारे 5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा मैं, सारे 5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा मैं। सारे 5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा मैं। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। गिरे हुए लोगों के गिरे हुए जीव और कितना गिरोगे? गिरे हुए लोग, चल जा यहाँ से। चलिए। क्षमा करें महाराज, मुझे आपकी नौकरी अब नहीं करनी। आप जो चाहे सजा दे दे, लेकिन मैं यहाँ और काम नहीं कर सकता। क्यों, क्या हो गया? आप खुद देख लीजिए। आ जाइए, आ जाइए आप लोग। ये औरतें कौन है? इस अवस्था में क्यों लाई गई है? महाराज, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले भारत के सभी जिलों का अंश है ये। इनका अपराध क्या है चित्रगुप्त? ठीक है, इंद्रप्रस्थ। आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी सीते। क्षमा कीजिएगा माते,
पर आपको अपनी परीक्षा देनी होगी। जब जब मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु, मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। जब जब किसी औरत जात के साथ कुछ अक्षम घटित होता है तो दुनिया के हर कोने से लोग अपनी अपनी भाषा में कहते हैं, मिलोट के घर देर है अंधेर नहीं। उन पापियों को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। युगों से सहती आ रही है औरत जात अपने होने के जुर्म की सजा। पैदा होते ही कोसी जाती है, गांवों में, कस्बों में, शहरों में, रिश्ते नातों में कहीं भी नहीं बख्शी जाती। हर बार मारी जाती है, लूटी जाती है सामान के तौर पे। मगर फिर भी इन सब के लिए गुनहगार औरत जाती है, हर बार, हर जगह। हाँ, गुनहगार औरत ही है। मैं कई सबूत पेश कर सकती हूँ। देखिए, आपके लिए क्या लाए हैं। पहला सबूत, हजारों बरस पहले 5 बेटे एक बार एक दिन जंगल से भोजन की बजाय ले आए थे एक औरत। प्रणाम माते, देखिए आपके लिए क्या लाए हैं। मगर माँ ने बिन देखे कह दिया, बांट कर खा लो। बांट कर खा लो। ले गए पांचों पांडव। मगर लाई हुई स्त्री कोई भोज्य पदार्थ नहीं थी मिलाट, और वास्तविकता जानने के पश्चात भी दोनों पक्षों, कहने वाली और सुनने वालों द्वारा इस बात का विरोध न करना इस बात को प्रमाण करता है कि 1000 बरस पहले ही औरत जात को कहे और अनजाने में ही भोज्य पदार्थ प्रमाणित कर दिया गया था। आपने तो मुझे पांचों पांडवों में बांट दिया, लेकिन मैं अपनी प्रेम को कैसे बांटूं? तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी सीते, और यही नियम है, और आप नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती माता। मैं किसी नियम को नहीं मानती। मैं स्त्री हूँ, मैं प्रकृति हूँ, और मैं ही नियम हूँ। दूसरा सबूत, मर्यादा पुरुषोत्तम के वचनों का मान रखने झूठे लांछन से प्रताड़ित औरत राजी हो गई थी अग्नि परीक्षा को, और समा गई स्वयं धरती में। लिख गई औरतों की किस्मत में फिर आग से गुजरने की नियति। हर बार
बात बना दिए जाने पर भी उस दिन उस औरत ने ना ही उस बात का विरोध किया और न तब आवाज बुलंद की जब उसे भरी सभा में पदार्थ की तरह जुए में दांव पर लगा दिया धर्म पुरुषों ने। और तब से औरत जात की लाज उछालने का हक मिल गया इन मादरजादों को। ये गई द्रौपदी। हार गए द्रौपदी को। दुशासन, लेकर आओ उस घमंडी स्त्री को, लेकर आओ द्रौपदी को। मत कर दुस्सहसन, मत कर, मैं तेरी भाभी हूँ। अभिशप्त औरत गुनहगार तो है, जो भी सजा मुकर्रर करनी है कर दे इसके लिए। ये सदियों से खामोश थी, भविष्य में भी खामोश रहेंगी। जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं लोगों को, लगा ले इस औरत जात पर। बहुत बहुत संभावनाएं बाकी है इन्हें रौंदने के लिए। मगर याद रखिएगा मीलोड, खामोश आग की बगावत बड़ी भयानक होती है। संकल्प ले लिया अगर घात पर प्रतिघात करने का इस औरत ने, उस दिन आपका घर ही नहीं बचेगा। फैसला सदैव की भांति आपका है। शासन, निर्वस्त्र कर दो इसे। Ha 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 ha!
फिर भी न जाने क्यों एक अजीब सी सरसराहट हो रही थी शरीर में। न जाने किसकी आस लगाए बैठे थे वे लोग जिन्हें जला दिया गया, जिन्हें हर पल एहसास है कमतरी का जबरदस्ती इल्म करवाया गया। न जाने क्यों फिर भी उनकी आंखों में थी जरा सी आस बाकी। इन सारी दुखी आत्माओं ने अपनी अपनी बात कहने के लिए ये दफ्तर बना लिया। ये वो दफ्तर नहीं जहां यमराज का हुक्म चलता हो, जहां चित्रगुप्त के बही खाते में हिसाब किताब लिखा जाता हो, या फिर यमदूत की मनमानी। आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि फिर उनका क्या हुआ। दफ्तर है जो हमने बनाया है, जहां हम हैं और एक खुला आसमान है। वो देखिए, किसान अपनी सपनों की फसल बो रहा है। बंद कर दिया। और बाबू को मिल गया उसका परिवार। और औरतों को मिला जरा सा सुकून। इस दफ्तर में सबके लिए जगह है, क्योंकि यहाँ प्रेम है, सम्मान है और एकता है। आप सभी जरूर सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ।
कर भी नहीं बुझा। मैं उम्मीद की किरण हूँ, मैं एक ख्वाब हूँ या ख्वाबों में देखा गया ख्वाब हूँ। मैं हूँ तो हवा है, मैं हूँ तो फिजा है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। लिख रहे हैं सब अपनी अपनी उम्मीदों की चिट्ठी इस दफ्तर में, और ये दफ्तर हमेशा आबाद रहेगा और दर्ज होती रहेंगी यहाँ उम्मीदों की चिट्ठियाँ। वर्कशॉप में तैयार किया गया नाटक है और इस नाटक का निर्देशन डॉक्टर गौरव दास ने दिया है। मैं चाहूंगी कि आप भी आए। अमित बनर्जी दा वॉइस एंड स्पीच पे काम करवाया था। सबने 6 दिन की क्लास ली थी, एक सेशन, और बाकी तो गौरव ने संभाला है। और इस पूरे प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे मोहम्मद आसिफ अंसारी। मैं चाहूंगी कि गौरव
हमारे जो लाइव म्यूजिक में थे। अच्छा नीचे मैम ने नहीं बताया इस नाटक को लिखा है, इसका कॉन्सेप्ट, इसका डिजाइन उमा झुंझुनवाला। इस नाटक का म्यूजिक किया है प्रदीप शाह, और नयन साधक। इस नाटक के लाइट डिजाइन किया है राहुल सरकार ने। जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आपने सुने वो बनाए हैं विप्लव ने। बाकी पार्टिसिपेंट्स अपना नाम बताएं। सारे लोग अपना अपना नाम बताएं और 30 दिनों का आपने वर्कशॉप किया है, तो आप सब अपना नाम बताएं और कहाँ से वो भी बताएं। नमस्ते, मेरा नाम कौशिक चक्रवर्ती, मैं कलकत्ता से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पांडे है और मैं हावड़ा से बिलोंग करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुशाग्र सक्सेना है और मैं लखनऊ का। नमस्ते, मेरा नाम है श्रीमती सेन, मैं कोलकाता से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शुभाशीष बाग है, मैं वर्धमान का रहने वाला हूँ। नमस्ते, मेरा नाम नुपुर भौतिका है, मैं कोलकाता से ही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अर्पित कुमार है और मैं गोरखपुर से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम नव्या शंकर है और मैं कोलकाता में ही रहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शौरिक है, मैं हावड़ा से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम फिरोज हुसैन है, मैं नेहटी से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम समर मीरा है, मैं कलकत्ता से हूँ। नमस्ते, आदाब, मेरा नाम MD आसिफ अंसारी है, मैं कोलकाता से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है नायर साधक, मैं कलकत्ता से हूँ। असंतोष पुरोहित। नमस्ते, मेरा नाम लिटल सरकार, मैं जलपाईगुड़ी से हूँ। नमस्कार, मैं लिटिल थेस्पियन संगीता व्यास हावड़ा से हूँ। कॉमरेड चक्रवर्ती, कोलकाता। एनी कहाँ है? एनी अंदर आ जाओ। पश्चिम बंगाल के कांकी नाला से। नमस्कार, मोहित गुड़गांव से। नमस्कार, मैं बामन कोलकाता से। নমস্কার, আমি স্নেহা, আমি বর্ধমানের 10 বছর ধরে কলকাতায় আছি। नमस्कार, मैं बबीता शर्मा कोलकाता से। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहबाज खान, मैं कोलकाता से हूँ। नमस्कार, आदित्य वत्स, मैं दिल्ली से हूँ।